हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज क्लास पॉलिटिकल साइंस का क्लास ये 7 इसमें तो है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आज का टॉपिक होगा DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कितने भाग में दिया हुआ है। जैसे आपको पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है, तो इसका भाग है 4। और ये कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है इसका जिक्र, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 से 51 तक किसका जिक्र है, तो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र है। अब ये आपको पूछेगा कि DPSP को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से अपनाया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया गया है। और देखिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन कर ले, PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर देख लेंगे, क्लास 6 है। अब देखिए, सबसे पहले पूछेगा आपको DPSP की प्रकृति न्यायालय द्वारा क्या है। तो देखिए, इसको एक बात आप याद रखिएगा कि DPSP जो है ना, उसको न्यायालय के द्वारा हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन इसमें DPSP का कोई उल्लंघन अगर हो भी गया तो उसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये परिवर्तनीय नहीं है। यानी इसको न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। राज्य को मन होगा तो उसको वो अपने राज्य में लागू करेगा, अगर नहीं मन होगा तो वो नहीं लागू करेगा। अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है, यानी इस पे वाद विवाद नहीं हो सकता है। कहने का वही मतलब है कि इसको आप जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप दावा कर सकते हैं कि मेरे ना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो वहाँ से लागू होके आपको वो अधिकार दे दिए जाते हैं। लेकिन इसको आप सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी आप इसको मतलब परिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसको लागू करेगी या नहीं करेगी। यानी ये अवादी योग है, यानी इसमें वाद नहीं हो सकता है। अगला है, यद्यपि नेहरू रिपोर्ट 1928 में, आप सबको पता है कि नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया गया था, 1928 में किया गया था। कराची प्रस्ताव 1931 में मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। तो इसमें ये लाइन आप याद रखिएगा जरूर कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार 1928 के अनुसार कराची अधिवेशन, कराची प्रस्ताव जो 1931 में हुआ था, उसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। अब देखिए, कुछ चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे तेज बहादुर सप्रू प्रतिवेदन में मूल अधिकारों को वर्गीकरण किया था, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। आपको ये पूछेगा किसने DPSP को यानी मूल अधिकारों को परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय रूप में डिफाइन किया था, वर्गीकृत किया था या वर्गीकरण किया था, तो तेज बहादुर सप्रू। आप याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू का नाम याद रखिएगा। उसके बाद BN राय ने मूल अधिकारों को वर्गीकरण किया था, किस रूप में किया था, तो न्यायोचित और गैर न्यायोचित, इस रूपों में किया था। बस टैग वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, आपका काम वहीं से हो जाएगा। कुछ चीज़ों को आपको याद रखना ही पड़ेगा और याद करने से ही याद होगा भी है। आगे है कि न्यायोचित, मतलब न्यायोचित क्या है, भाग 3 में जो जिक्र है 12 से 35 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकार, उसमें वो न्यायोचित है। यानी उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में जाके दावा कर सकते हैं, जो कि न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान करता है। यानी न्यायपालिका के द्वारा उसको बदला जा सकता है, उसको आप दावे उस पर कर सकते हैं। लेकिन और न्यायोचित जो है वो है भाग 4, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं DPSP भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। न्यायपालिका का संरक्षण इसे प्राप्त नहीं है, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा भी आप इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। ये राज्य पे निर्भर करेगा, उनकी सोच पे निर्भर करेगा कि वो उसको लागू करें कि नहीं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी आप सबको, जैसे DPSP में ही
आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो वो राज्य, जैसे बिहार राज्य ने नशीले पदार्थ को बंद किया है, तो क्या उड़ीसा राज्य ने किया है? मैं उड़ीसा में अभी रह रही हूँ, तो यहाँ पे बंद नहीं है। तो ये सब डीपीएसपी का ही भाग है कि अगर वो चाहेंगे, जो भी सरकार है उस राज्य के अभी सीएम है, अगर वो चाहेंगे तो उस चीज़ को बंद करवा सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो नहीं बंद करवा सकते हैं। तो ये डीपीएसपी का भाग है, जिसको हम लोग ओ न्यायोचित बोलते हैं, जो कि 36 से 51 के बीच आता है। बस एक उदाहरण से मैंने समझाने की कोशिश की हूँ, आपको में भी समझ में आया होगा। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है कि डीपीएसपी का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होता है। ये किसने कहा कि डीपीएसपी का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। तो ये कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब देखिए कथन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस बार भी टीआरई 3 में भी भर भर के कथन वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसको इग्नोर मत करें। जो भी कथन जहाँ से मिल जाए उसको याद कर लें आप। अगला है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना ही डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है। आगे कुछ अनुच्छेद है, उसको हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक अनुच्छेद करके हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36, सबसे पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 36, राज्य को परिभाषित करना। राज्य को इसमें परिभाषित किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 37, न्यायालय द्वारा डीपीएसपी का परिवर्तनीय होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत आधार होंगे। यानी न्यायालय के द्वारा डीपीएसपी ना परिवर्तन होते हुए, यानी इसको परिवर्तन ना भी है तो भी ये देश के शासन में एक मूलभूत आधार होंगे। बिल्कुल, ये किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 37 में। और 36 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा। आपको ऐसे पूछेगा राज्य की परिभाषा डीपीएसपी की किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 36 में। अगला है अनुच्छेद 38 का क या एक आप बोल सकते हैं। राज्य लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। यानी राज्य जो है लोक कल्याण को, मतलब लोग में ये लोक कल्याण यानी लोगों की मतलब आर्थिक सुविधा के अनुसार या उनका कल्याण करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। तो ये किस अनुच्छेद में दिया है? 38 क में या 38 1 में। अब 38 ख या 38 2 में क्या दिया गया है कि आय सुविधाओं द्वारा अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। किस में? अनुच्छेद 38 के ख में या 2 में। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 39A, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। मैं इसको एक बार अच्छे से आपको बता देती हूँ इसमें क्या जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद, अब जो अनुच्छेद आएगा ना बहुत इम्पोर्टेंट है हर अनुच्छेद। अनुच्छेद 39 क या ए है, आप क लिखे या ए लिखे। समान अवसर के आधार पर समान न्याय देना तथा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। यानी कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसको कोई केस लड़ना है, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो सरकार उसको एक वकील मुहैया करवा के देगी। ये किस अनुच्छेद में है? तो 39A या 39 क में है। यानी समान अवसर व समान आधार पर न्याय। मतलब ये नहीं आप कह सकते कि मेरे पास वकील नहीं था इसलिए मुझे फांसी की सज़ा हो गई या कोई भी चीज़ मेरे साथ हो गया। इसके लिए अगर आप गरीब हैं, आप अगर वकील को मुहैया नहीं करवा सकते तो उसको सरकार मुहैया करवा के देगी। ये कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 39A या 39 क में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट था। तो ग्राम पंचायतों का गठन बोलेगा तो अनुच्छेद 40 होगा। अनुच्छेद 41 क्या है? बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी की स्थिति में लोक सेवा पाने का अधिकार। अगर बुढ़ापा आप पे हावी है, बुढ़ापा और बीमारी है और आपके पास रोजगार भी नहीं है, तो आपको लोक सेवा पाने का अधिकार है। वो कौन लोक सेवा आपको सुनिश्चित करवाएगा? तो सरकार करवाएगी अनुच्छेद 41 के तहत। लेकिन ये डीपीएसपी का भाग है, तो ये उनकी इस पे आप ये दावा नहीं कर सकते, इस पे आप वाद नहीं कर सकते, इसको आप सुप्रीम कोर्ट पे नहीं लेके जा सकते। मे भी
आपके सरकार को ये होगा, अगर उनको मुहैया करवाना होगा तो वो करवाएंगे, उनकी इच्छा पे ये निर्भर करता है। तो अनुच्छेद 42 है, उसको भी आप इम्पोर्टेंट लगाइएगा। काम की न्याय संगत एवं मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान, यानी प्रसूति सहायता आप सबको पता है, मातृत्व राहत जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, तो वो अनुच्छेद 42 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 43 क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख है इसमें कुटिल उद्योग भी सम्मिलित है। तो आप निर्वाह मजदूरी बस याद रखें, उसके लिए अनुच्छेद कितना है? तो 43 में है कि सरकार निर्वाह मजदूरी आपको मुहैया, जैसे कि 100 दिन की गारंटी योजना आता है काम का, इस टाइप का काम ना सरकार आपको मुहैया करवाएंगे, ये अनुच्छेद 43 के तहत बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 43 को उद्योग के प्रबंधन में कामगारों को भाग लेने के लिए उपयुक्त नियम बनाना। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है 43 को। आइए आगे का हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि नशीले पेय पदार्थ को बंद करना किसी राज्य पे निर्भर है। जैसे बिहार में भी बंद है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, तो वो हर राज्य पे डिपेंड करता है डीपीएसपी को लागू करना। तो वो अनुच्छेद 47 के तहत है। अभी मैंने आपको बताया है, आगे हम लोग 47 तक पहुँचेंगे तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने अलग से लिखा है तो मैं भी नीचे नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसको। और अनुच्छेद 48 में है कि पशुओं की नस्ल सुधार, उसके लिए कौन से अनुच्छेद में जिक्र है? तो 48 में है। अनुच्छेद 43 को सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रावधानों को प्रोत्साहन करना 47वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है 43 को। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, मतलब उसका गठन करना, प्रचलन करना, लोकतांत्रिक नियंत्रण करना और पेशेवर प्रबंधों को प्रोत्साहन करना, ये सब किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? एक ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये 47वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला है 44वां, भी इसको लगाइएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? समान नागरिक संहिता, मतलब ये सबसे पहले ये आपको पूछेगा कि समान नागरिक संहिता सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो गोवा राज्य में लागू किया गया था। लेकिन ये है क्या? समान नागरिक संहिता हम लोग उसको बोलते हैं जैसे स्त्री भी काम कर रही है और पुरुष भी कर रहे हैं। अगर टीचर ही है तो अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए समान वेतन उनको मिलना चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद अनुच्छेद 45 में दिया गया है शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान या प्रयास करना। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45 में इसका जिक्र है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 46 की अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। यानी जो भी अनुसूचित जाति है, जनजाति है वह दुर्बल वर्ग, यानी कि दुर्बल वर्ग हैं, मतलब कमज़ोर वर्ग हैं, उनको शिक्षा एवं अर्थ संबंधी, मतलब आर्थिक स्थिति संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की है। लेकिन आप इस पे दावेदारी नहीं कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये डीपीएसपी का भाग्य है। बार बार मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं आप वाद विवाद करने सुप्रीम कोर्ट ना पहुँच जाए कि मैंने पढ़ा है, ये नियम है, लेकिन आपने मुझे दिया नहीं है ये। अगला है अनुच्छेद 48 को बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये अनुच्छेद 48 को। उसके बाद है अनुच्छेद 48 को 49 है, जो कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है। जैसे कोई भी स्थान है सरकारी और वस्तु है सरकारी या फिर राष्ट्रीय स्मारक है कोई भी, तो उसकी रक्षा किसमें जिक्र दिया गया? तो अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या जिक्र है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी कार्यपालिका जो होगी वो न्यायपालिका से अलग रह के अपना कार्य करेगी। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र है। अगला अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये BBI भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा।
और बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जैसा कि पहले मैंने बताया था 39A में क्या है या 39 क में क्या है कि कानूनी सहायता, लेकिन 39 अनुच्छेद में ये बच गया था तो मुझे अलग मिला था, मैं कहीं पढ़ी थी तो मैंने लिखा है इसमें समान काम का समान वेतन। ये किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 39 में इसका जिक्र है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास 6 आज हम लोगों ने ख़त्म किया। क्लास 7 कल आपको लेके मैं आप सबके सामने आऊँगी। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, बस अपना हैंड रिटन नोट्स ही मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।